हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी एग्ज़ाम में कम समय में बेहतर तैयारी कैसे किया जाए, इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। इसी के क्रम में मैं 2015 से लेकर के 2021-22 तक के जितने भी प्रश्न एनएमएमएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों की एक श्रृंखला कंटिन्यू किए हैं। आप इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। आप कम समय में बहुत बेहतर तैयारी करने वाले हैं और एग्ज़ाम हॉल में आप सारे क्वेश्चन बना के आ जाएंगे अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ते हैं। इसके लिए आप बेहतर एक नोट्स तैयार कर लीजिए और उसी नोट्स को आप प्रिपेयर करिए। एक बार आप पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और दोबारा आप जब वीडियो को देखिएगा तो वीडियो को देखने के क्रम में ही आप क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करते जाइए और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले उन सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज करके चले जाएंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में सारे क्वेश्चंस विज्ञान से संबंधित जरूर बना के आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है। ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा था, 2016 में, 2017 में और 2018 में भी पूछा हुआ है। इसमें इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो कहता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताइए, या तो कहता है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध बताइए। अगर आप ये दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो एक प्रश्न फिक्स है, श्योर है, एग्जाम हॉल में इन दोनों से संबंधित पूछता ही पूछता है। तो 35 प्रश्न में एक प्रश्न ये भी सम्मिलित होता है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अगर आपको पता चल जाए कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार करके जाना चाहिए। तो आदर्श वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो आदर्श वोल्ट मीटर वो होता है जिसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिकतम होता है। अधिकतम कहें तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर अगर है तो इसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। और आदर्श अमीटर है तो इसका प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बस ये 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जिसे आप तैयार कर लेंगे तो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। ठीक है। अब वैद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब इससे देखिए क्वेश्चन लगभग हर साल इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है वैद्युत जनित्र से, या वैद्युत जनित्र मतलब जनरेटर। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो वैद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हम वैद्युत मोटर की बात करें तो वैद्युत मोटर ये क्या करता है? वैद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब इस बात को कैसे समझा जाए? सबके घरों में मोटर लगा होता है। जैसे आप ऑन करते हैं, पानी टंकी में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑन किए यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की है, यानी विद्युत प्रवाहित की है, तो वो काम करना शुरू कर देता है, यानी यांत्रिक कार्य होने लगता है। अगर स्विच ऑन करते हैं, फैन चलने लगता है, फैन में भी मोटर लगा होता है, यानी कि विद्युत धारा को वो किस में कन्वर्ट कर दिया? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, तभी तो फैन चलता है। तो कितना आसान है। वैद्युत मोटर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और वैद्युत जनित्र क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे जो जनरेटर होता है उसे हम पहले क्या करते हैं? हैंडल मारते हैं, और जब हैंडल आप उसमें मारते हैं उसके बाद वो स्वतः ऑटो संचालित हो जाता है और जब वो चलने लगता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। हम अपने घरों में बिजली जलाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम दैनिक जीवन से, अपने परिवेश से जोड़ के जब पढ़ने लगेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। एनएमएमएस एग्ज़ाम में विज्ञान से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे आसपास दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे वीडियोज़ को कंप्लीट देख लेते हैं तो एक समग्र तैयारी हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। 35 के 35 क्वेश्चन आप टारगेट करेंगे। स्टोरेज डिवाइस क्या है? ध्यान से देखें, स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसमें ऑप्शन को जैसे ही आप पढ़ेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क क्या है?
स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ की अगर हम बात करें तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस CO2 होता है, ठोस CO2 ये शुष्क बर्फ होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम पूरे अयस्क को डिस्कस किए हैं पिछले वीडियोज़ में। आप उन वीडियोज़ को जब ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप तुरंत लगा लेंगे, सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जितने क्वेश्चन इस तरह से मैंने लिख दिया है सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का मतलब ये है कि जो खत्म न हो, जैसे सूर्य द्वारा ऊर्जा जो प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? जल। ये ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? वायु। ये नवीकरणीय स्रोत हैं। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सारे नवीकरणीय स्रोत हैं। पेट्रोलियम की अगर हम बात करेंगे तो वो अनवीकरणीय स्रोत है, वो खत्म हो सकता है या खत्म होने की स्थिति में है। तो नवीकरणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वायु। एक क्वेश्चन और NMMS एग्जाम में पूछा हुआ था कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो सोलर सेल द्वारा, सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जानते रहिए। 92 यूरेनियम 238 में नाभिक में न्यूक्लियानों की संख्या कितनी होती है? तो पहले तो ये जानिए न्यूक्लियांस होते क्या हैं। इसमें दो न्यूक्लियांस होते हैं नाभिक में, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है, यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसकी पिछली वीडियो मैंने पूरा डिस्कस किया था कि अगर कोई तत्व X है, इसका परमाणु क्रमांक Z है और इसकी द्रव्यमान संख्या M है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 92 प्रोटॉन हो जाएंगे। और 238 में से 92 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 238 जो लिखा हुआ है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग लिखा हुआ है, क्योंकि 238 में से जैसे 92 निकालेंगे न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ठीक, और ये प्रोटॉन की संख्या है। इसका मतलब 238 में क्या क्या समाहित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों समाहित हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यही आंसर हो जाएगा कि इसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी? तो 238 होगी। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि प्रोटॉन कितने होंगे तो 92 प्रोटॉन होंगे, और अगर आपसे कह दे न्यूट्रॉन कितने होंगे तो 238 में से 92 आप घटा दीजिएगा। तो 238 में से 92 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 146। 146 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और 92 प्रोटॉन हो जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 238 न्यूक्लियस हो जाएंगे। कितना आसान है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। एक अच्छा नोट्स जरूर बनाइएगा और नोट्स बना करके उसको अच्छे से डेली वाइज प्रिपेयर करते जाइएगा, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH क्या होता है? मैं आपको बताया था कि अम्ल का जो pH होता है वो 7 से कम होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH क्या होगा? 7 से कम होगा। इस क्वेश्चन को आप गेस करके आंसर करेंगे। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 7, 10 और 12। तो ऑप्शन में जितने हैं वो 7 या 7 से ज़्यादा हैं, और जिसका pH 7 से कम होता है वही क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसमें 7 से कम क्या है? 3 है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि कोई क्षार या क्षारक दिया रहे उसका pH की बात करें तो वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे NaOH का pH अगर कहा जाए तो वो 7 से अधिक हो जाएगा, और HCl का pH कहा जाएगा तो 7 से कम हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 का pH 7 से कम हो जाएगा। तो जितने भी पदार्थ जिसका pH 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और pH 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होते हैं, और अगर pH 7 होता है तो वो उदासीन होता है। शुद्ध जल का pH कितना होता है? शुद्ध जल का pH जो है वो 7 होता है। ब्लड यानी खून का pH कितना होता है? वो हल्का क्षारीय होता है, तो 7.something होता है। ठीक है। दूध का pH कितना होता है? दूध अम्लीय प्रकृति का होता है, तो उसका pH 7 से कम होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसे आप नोट डाउन करते जाइएगा, इससे संबंधित भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। चूने के पानी से कौन सी अभिक्रिया होती है? अब आप ध्यान से देखें, चूने के पानी से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चूने के पानी से कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा निकलती है। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? क्या होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया? ये मैंने पिछले ही क्लास में डिस्कस कर दिया था। जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। NaHSO4 लवण है। कैसा लवण है? अम्लीय है कि क्षारीय है? तो जिसमें विस्थापनीय H परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें विस्थापनीय H प्लस आयन या H प्लस आयन हो, विस्थापनीय H प्लस आयन हो, वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे सोडियम बाई सल्फेट ये क्या है? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। और जिसमें विस्थापनीय OH आयन होता है वो क्या होता है? वो प्रकृति बाई क्षारीय होता है। तो अम्लीय और क्षारीय समझना बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल होता है और प्रोटॉन दाता अम्ल होता है। इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है? अम्ल होता है। या फिर प्रोटॉन दाता जो है, P से प्रोटॉन समझिएगा, प्रोटॉन दाता भी क्या होता है? अम्ल होता है। ये सब क्वेश्चन NMMS एग्जाम के पॉपुलर क्वेश्चन हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसका उल्टा अगर हम कर दें, इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल, तो इलेक्ट्रॉन दाता क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और प्रोटॉन दाता अम्ल होता है तो प्रोटॉन ग्राही क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रोटॉन दाता अम्ल होता है तो प्रोटॉन ग्राही क्षार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को कोरिलेट करके सीख सकते हैं, बना सकते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बना के आएंगे। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। और विज्ञान विषय से 35 प्रश्न में अगर आप 30 प्रश्न टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। और उसके लिए बहुत कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत कम वीडियोज़ हैं, लगभग 14-15 वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, साइंस से। ये केवल 15 वीडियोज़ या 16 वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, तो पूरा का पूरा साइंस यानी कि 35 के 35 प्रश्न आप टारगेट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। 35 प्रश्न के लिए अगर 15 वीडियो देखने से आपका 35 प्रश्न सही हो जाता है तो देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बेहिचक पहले वीडियोज़ को देखिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके, और इन प्रश्नों को बनाना सीख लीजिए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार मैं आपको बताया हूँ फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। फिटकरी क्या होता है? फिटकरी जो है पोटेशियम एल्युमिनियम के सल्फेट होते हैं। तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्वाइस .24H2O इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्वाइस .24H2O। इसमें बस ये 24 की जगह पर कुछ और लगा देगा, यहाँ पे थ्वाइस लगा देगा, ठीक है ना। तो यही उल्टा सीधा इसमें क्रम चेंज कर देता है, उसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम का सल्फेट होता है। फिटकरी क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम का सल्फेट। सिरके में होता है फर्मिक अम्ल की एसिटिक अम्ल, तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कैसा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, तो सेकंड सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विद्युत का कुचालक क्या है? तो आयरन, कापर, ग्रेफाइट सभी। तो यहाँ पर विद्युत का कुचालक क्या है? इनमें से कोई नहीं। सभी की जगह पर क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयरन भी विद्युत का सुचालक है, कॉपर भी विद्युत का सुचालक है, कॉपर के वायर आते हैं, तांबे के वायर बनते हैं। ग्रेफाइट अर्धचालक होता है लेकिन चालक तो होता ही है। तो इस तरह से आयरन, कॉपर और ग्रेफाइट ये विद्युत के सुचालक हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, यानी कि सब के सब क्या है? सुचालक हैं। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कुचालक कौन है, तो इनमें से कोई कुचालक नहीं है। सबसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? किसकी वजह से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है? वायरस होता है, विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है विषाणु। क्या होता है? जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये
जो विषाणु होते हैं जैसे फेवरेबल कंडीशन पाते हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है, मौसम चेंज होता है, तो सभी लोगों को खांसी, जुकाम, सर्दी ये वायरल तेज़ी से पकड़ता है, एक साथ सबको होने लगता है। आपने कभी सोचा इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह यही है कि जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है, चूँकि ये वायरस से होने वाला रोग है, तुरंत ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं और सबको खांसी जुकाम होने लगता है। या फिर वायरस जो होते हैं ये इनएक्टिव मोड में रहते हैं, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है उनको तुरंत ये एक्टिव हो जाते हैं। ये कई सौ वर्षों तक अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो वह इनएक्टिव रहेंगे कई सौ वर्षों तक। और अगर 100 वर्ष, 200 वर्ष, 1000 वर्ष बाद इनके लिए इनके फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो ये जहाँ भी रहेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इस वजह से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? विषाणु। पहले तो यह इनएक्टिव मोड में रहते हैं, यानी कि निर्जीव की तरह से रहते हैं, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये सजीव की तरह से हो जाते हैं। कोशिका का बिजली घर क्या है? तो माइक्रोकांडिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ठीक है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और कोशिका का बिजली घर क्या है? माइक्रोकांडिया है। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कुल 4 प्रकोष्ठ होते हैं। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज जो है वो पेनिसिलिन का खोज जो है, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये हो गया, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाने वाला विटामिन क्या है? विटामिन सी है। तो नींबू में पाए जाने वाले विटामिन को विटामिन सी कहते हैं। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप यहाँ से देखिए, बेरी किस में होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। तो स्ट्रॉबेरी किस में होगा? विटामिन बी में। सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस तरह से जो है आज 2018 पार्ट 2 में ही पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो समाहित कर दिए गए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 2018 से बस यही 2 वीडियोज़ आएंगे, और नेक्स्ट 2019 की वीडियोज़ आने वाली है। आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। पहले आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देख करके एक बढ़िया नोट्स बना लीजिए, और जब आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेंगे उसके बाद आप 2019 की वीडियोज़ या 2020 या 21 की वीडियो आप देखिएगा। तो एक बेहतर तैयारी के लिए एक बेहतर नोट्स ज़रूरी होता है, और वो कैसे बनेगा? वो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि जितने साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में चीज़ें अच्छी आएंगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे या इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोज़ को लाइक करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।